डियर स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था मृदा वाला। उसके अंदर अपनों ने उसकी डेफिनेशन देखी थी, कुछ उनके पॉइंट ऑफ देखे थे कि किस प्रकार से उनका निर्माण होता है, और कुछ मानक उनकी डेफिनेशन जैसे पेडोलॉजी किसे कहते हैं, मृदा शास्त्र किसे कहते हैं, उनके बारे में देखा था। तो ये टॉपिक साथ साथ में आप बुक से रीड करते रहना, ताकि आपके माइंड में क्या होता रहे, ये टॉपिक क्लियर होता रहे। अब उसके बाद में कुछ पॉइंट आते हैं कि मृदा होती है वो पादपों की वृद्धि के लिए एक माध्यम प्रदान करती है। ये अपनों ने पहले देख लिया था कि किस प्रकार से मृदा पादपों की वृद्धि के लिए माध्यम प्रदान करती है, उनके आवश्यक पोषक तत्व देती है। अब आपसे क्वेश्चन ही पूछ लें कि मृदा के अंदर आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, जो किसको प्राप्त होते हैं, पादपों को प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखना कि मृदा में से जो पादपों को पौधों के अंदर यानी प्लांट्स होते हैं, पौधों को जो आवश्यक खाद्य तत्व प्रदान किए जाते हैं वो कौन कौन से किए जाते हैं। फेरस किया जाता है, कैल्शियम किया जाता है, इसे फास्फोरस किया जाता है, कैल्शियम किया जाता है, पोटेशियम किया जाता है, आयरन, सल्फर, मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट इत्यादि। और भी मोलिब्डेनम भी हो सकता है, कॉपर आगे कोबाल्ट भी हो सकता है। ये सारे किससे प्राप्त होते हैं, पौधों को जो पोषक तत्व है ये मृदा से प्राप्त होते हैं। अर्थात मृदा की वृद्धि के लिए जो आवश्यक खाद्य तत्व होते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मोलिब्डेनम हो गया इत्यादि जो पोषक तत्व होंगे, जिससे क्या होते हैं कि पादप की वृद्धि हो जाती है। जैसे अपने कोई चीज अपना जो शरीर है, उस शरीर के विकास के लिए अपने को क्या चाहिए, खाना चाहिए। खाने में आवश्यक होते हैं क्या, विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। उसी प्रकार के लिए पौधों की वृद्धि के लिए ये क्या होते हैं, आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। उनको ये पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान कौन करती है, तो अपने को पता है कि जो पेड़ होता है वो जमीन पर उगता है। ऐसा तो है नहीं कि आसमान में अपने पेड़ उगा लें, जमीन पर पेड़ उगता है, और जमीन पर पेड़ उगेगा तो मतलब मृदा के अंदर उगेगा, और मृदा उसे क्या करेगी, आवश्यक पोषक तत्व जो उनको चाहिए वो क्या कराएगी, उपलब्ध कराएगी। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर होता है कि मृदा होती है जो पादपों की वृद्धि के लिए माध्यम प्रदान करती है। माध्यम कैसे प्रदान करती है, तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि वो आवश्यक खाद्य तत्व प्रदान करती है। ठीक है, तो आवश्यक खाद्य तत्व में ये ध्यान रखना कि मृदा से कौन कौन से खाद्य तत्व प्रदान होते हैं। मुख्य तो कोई 4-5 लिख देना, कम से कम 10-15 एक है, कोई भी 4-5 आप क्या लिख सकते हो, नाम लिख सकते हो। उसके बाद में पूछ ले कि वायु एवं जल से, यानी जैसे कोई ये प्लांट्स है अपनी, यानी पृथ्वी का कोई भाग है, यहाँ पर क्या है, एक पेड़ उगा हुआ है। अब इस पेड़ को मृदा से तो क्या हो रहा है, आवश्यक पोषक तत्व प्रदान हो रहे, लेकिन जल से भी तो कुछ प्राप्त होगा, इसे वायु से भी कुछ प्राप्त होगा। तो वो जल और वायु से जो पोषक तत्व प्राप्त होंगे वो कौन कौन से होंगे, जल और वायु से जो पोषक तत्व प्राप्त होंगे वो उनको कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ये 3 होते हैं, और ये ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि वायु एवं जल से पादपों को कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, तो वहां पर 3 ही लिखोगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और आपसे पूछ ले कि मृदा से पोषक तत्व कौन से प्राप्त होते हैं, तो उसमें से कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई 3 या 4 लिख सकते हो। लेकिन आपको स्पेशल बोल दे कि जल और वायु से, तो ध्यान रखना जल और वायु से कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। कार्बन प्राप्त होता है, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। ये 3 पोषक तत्व क्या होते हैं, वायु और जल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं सेकंड कंडीशन की मृदा क्या करती है, पौधों की वृद्धि के लिए जल प्रदान करती है। अपने को पता है कि ये क्या करती है, यहाँ पर जो वर्षा आती है वो जल को क्या कर लेती है, सिंचित कर लेती है। और ये जड़ें क्या करती है, इन सिंचित जल को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। कौन सी प्रक्रिया से, कैसिकव प्रक्रिया से। और कैसिकव प्रक्रिया से सिंचित करने के कारण अर्थात पौधे में क्या करती रहती है, संचित करती रहती है। ये जो पोषक तत्व है ये अपने आप तो नहीं जाते इनके साथ, ये जल के साथ में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। जल के साथ में आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं वो घुलनशील होकर क्या हो जाते हैं, इस यानी जल के साथ में, इनके साथ में क्या हो जाते हैं, पादपों में चले जाते हैं, यानी पादपों की वृद्धि के लिए सहायक हो जाते हैं। और होते कैसे हैं, तो ये कैसिकव प्रक्रिया से क्या होता है कि जल इनमें संचित होता है। कैसिकव प्रक्रिया से जल क्या होगा, इनमें पादपों में ऊपर तक जाएगा, यानी इनकी पेड़, यानी यहाँ पर जो टहनियां होंगी वहां तक पहुंचेगा, पत्तियां होंगी वहां तक पहुंचेगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर पत्तियों पर अपने को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगर जल ही मृदा के अंदर प्रेजेंस नहीं है, ऐसे क्षेत्र देखते हैं ना अपनों ने
कि जहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते? जैसे मरुस्थलीय एरिया देख लो, अपने सहारा रेगिस्तान देख लो, सहारा रेगिस्तान में बहुत ही रेयर चांस में अपने को पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। हालांकि दिखाई नहीं देते, पूरा का पूरा रेगिस्तान ही दिखाई देता है। वो क्यों देता है? क्योंकि वहां उस मृदा के अंदर जल की मात्रा क्या है ही नहीं है। वहां पर ना वर्षा होती है, वर्षा होती है तो भी वो जल क्या हो जाता है, बहुत ही जल्दी अवशोषित हो जाता है। और इस प्रकार का कोई भी प्लांट्स या पौधा वहां पर क्या नहीं हो पाता, उग नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उस मृदा में क्या नहीं होता, जल नहीं होता। जल नहीं होने के कारण आवश्यक पोषक तत्व उसमें क्या नहीं हो पाते, पादपों के अंदर या कोई भी छोटा सा पौधा उसमें संचित नहीं हो पाते, जिसके कारण उसका कोशिकाओं का विभाजन नहीं हो पाता और उस पादप की क्या नहीं हो पाती, वृद्धि नहीं हो पाती। छोटे छोटे के रूप में जैसे छोटे से यानी छोटे से रूप में बड़े होंगे, वैसे उनको आवश्यक रूप से क्या नहीं मिलेंगे, पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। पोषक तत्व नहीं मिलने के कारण ये क्या हो जाएंगे, जलकर नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि जल भी क्या होता है कि मृदा से ही पादपों को प्राप्त होता है। जल भी मृदा से ही क्या होता है, पादपों को प्राप्त होता है। और जल के अंदर ये क्या होते हैं, आवश्यक पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं, घुलकर क्या हो जाते हैं, ये पौधों में यानी पादपों के अंदर क्या हो जाते हैं, संचरित हो जाते हैं। अगर जल नहीं होगा तो क्या होगा, ये सारी जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, पादपों में कोशिका विभाजन नहीं होगा, आदि कोई क्रियाएं नहीं होगी, जिसके कारण पादप की वृद्धि नहीं हो पाएगी और वो क्या हो जाएगा, मृतक के समान हो जाएगा। देखते हैं ना कि कुछ पौधे होते हैं वो बड़े होने से पहले ही सड़ यानी जल जाते हैं, काले हो जाते हैं। कुछ फसलें देखते हैं तो फसलों को अगर टाइम से पानी नहीं दिया जाता तो वो जल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार से क्या होता है कि पादपों के अंदर अगर जिस स्थान पर उगे हुए हैं उस स्थान की मृदा के अंदर जल अवशोषण की मात्रा या जल की मात्रा कम है तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर पौधा वृद्धि नहीं कर पाएगा। तो पौधों की वृद्धि के लिए जल की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये जल पौधों को कहां से प्राप्त होता है, तो मृदा से ही प्राप्त होता है। ये चीज ध्यान रखना। दूसरा कि जड़ों के श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करती है। अपने को पता है कि मृदा होती है वो ऐसे ऐसे कणों के रूप में रहती है, एक झुंड के साथ में रहती है। तो इसके जो रंध्र अवकाश होते हैं उस रंध्र अवकाश से क्या होती जाती है, या फिर जल की बूंदों के साथ में क्या होती जाती है, ऑक्सीजन मृदा के अंदर क्या होती जाती है, संचित होती जाती है। यहाँ पर ऑक्सीजन संचित हो जाने के कारण वो क्या करती रहती है, मृदा में जल के साथ घुलकर पादपों में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। मृदा में ऑक्सीजन कैसे जाएगी, तो अपने को पता है कि उसके रंध्र अवकाश होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, यहाँ से क्या होती जाती है, मृदा चली जाती है। दूसरा अपने ये भी कारण ले सकते हैं कि जल के अंदर क्या होता है, जल के साथ भी जा सकती है ऑक्सीजन। जल के साथ में ऑक्सीजन जाएगी तो वो जड़ों में क्या हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी, या फिर जड़ें क्या कर लेती है, इस ऑक्सीजन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अपनी ओर आकर्षित करने के कारण क्या होती जाती है, ये पादपों में संचित होती जाती है और पादपों में संचित होने के कारण इनका क्या होता जाता है, वहां पर स्थानांतरण हो जाता है। तो जड़ों के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन की प्रक्रिया है यानी ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी क्या करता है, मृदा ही प्रदान करती है इन्हें। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और एक आपसे पूछ ले कि मृदा वायु के अंदर यानी जो मृदा होती है, मृदा के आगे क्लासिफिकेशन करेंगे तो एक तो ठोस भाग होता है, एक रंध्र अवकाश भाग होता है। उसके अंदर क्या होता है, रंध्र अवकाश भाग के अंदर द्रव भी होता है और गैस भी होता है। गैस के रूप में कौन कौन सी होती है, तो ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो आपसे पूछता है कि मृदा वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 79.01% क्या होती है, नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है। मृदा वायु के अंदर ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है, तो 20.3% किसकी मात्रा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछ ले तो 0.3% क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। यही क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट आपसे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर यानी रेयर चांस में हाफ नंबर 1 नंबर ऐसे ऐसे करके आते हैं। लास्ट में कोई 2-3 क्वेश्चन आते हैं वो क्या होते हैं, डिस्क्राइब वाले होते हैं। और बाकी क्वेश्चन आपके ऐसे ही होते हैं कि मृदा वायु के अंदर ऑक्सीजन व नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की प्रतिशत यानी परसेंटेज लिखी है। तो इस स्थिति में आप क्या करोगे, इनके परसेंटेज आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना कि मृदा वायु के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा होती है 79.01% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.3% होती है और ऑक्सीजन की मात्रा 20.3% होती है।
ये वैल्यू आपको याद ही रखनी पड़ेगी। जैसे ऊपर वाला एक क्वेश्चन बोला था कि वायु एवं जल में से कौन से ऑक्सीजन यानी कौन से पोषक तत्व पादपों को प्राप्त होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। ये 3 फिक्स है, उसी प्रकार से इनकी वैल्यू फिक्स है। तो ये वैल्यू आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके बाद में पूछ लेता है कि मृदा के अवयव कौन कौन से होते हैं, यानी मृदा बनी होती है उनमें से उस मृदा के अंदर कौन कौन से अवयव होते हैं। तो फर्स्ट, जो मृदा जिससे बनी होती है वो चट्टान कौन सी थी, उस चट्टान के अंदर खनिज कौन सा पाया जा रहा था, ये मृदा का डिसाइड करता है। ये क्या होता है, मृदा का अवयव होता है। दूसरा कार्बनिक पदार्थ, तीसरा जल, चौथा मृदा वायु। ये 4 क्या होते हैं, मृदा के अवयव होते हैं। खनिज जिस चट्टान से मिलकर बनी हुई है, कार्बनिक पदार्थ उस चट्टान के अंदर कार्बनिक पदार्थ कौन सा था, या मृदा बनने के बाद में जो कुछ ह्यूमस की प्रक्रिया से कार्बनिक पदार्थ बना है उसमें उसकी मात्रा कितनी है। तीसरा, जल की अवशोषण क्षमता कितनी है, जल कितना अवशोषित कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है। और चौथा कौन सा होता है, मृदा वायु, अर्थात उसके अंदर रंध्र अवकाश कितना होता है, कितनी वो वायु को क्या कर सकता है, अवशोषित कर सकता है। इन चार प्रकार के क्या होते हैं, मृदा के अवयव होते हैं। तो ये ध्यान रखना। पहला कौन सा होता है, खनिज, दूसरा कार्बनिक पदार्थ, तीसरा जल, चौथा मृदा वायु। ये 4 क्या होते हैं, मृदा के अवयव होते हैं। ये चारों पदार्थ पूछ सकते हैं कि मृदा के अवयव लिखिए, तो ये 4 अवयव आपको क्या करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में मृदा का क्लासिफिकेशन किया गया है कि मृदा होता है कि मृदा का क्लासिफिकेशन का चार्ट बनाइए, मतलब उनका वर्गीकरण का चार्ट बनाइए। तो मृदा को अगर अपने 100% मान लेते हैं, तो 100% मानते हैं, तो इसके अंदर 50% तो ठोस भाग होता है मृदा का, और 50% क्या होता है, रंध्र अवकाश होता है। उस 50% रंध्र अवकाश में भी क्या पाया जाता है, 25% द्रव का मतलब जल हो गया, और 25% क्या पाया जाता है, गैस पाया जाता है, जिसे अपने क्या बोल देते हैं, मृदा वायु बोल देते हैं। और मृदा वायु में कौन से अवयव आ जाएंगे, यही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी मात्रा आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ठोस अवयव कितना होता है, तो एक तो होता है 50%। मृदा अगर 100% है तो ठोस प्रतिशत कितना है, 50%, और रंध्र अवकाश प्रतिशत कितना है, 50%। रंध्र अवकाश में भी आके क्लासिफिकेशन कर दिया, द्रव कितना है 25%, गैस कितना है 25%। ठोस का आगे क्लासिफिकेशन करते हैं तो खनिज की मात्रा, इस खनिज की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 45% पाई जाती है। अब आपको ऐसे बोल दें कि ठोस मृदा के अंदर खनिज पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, ठोस मृदा के अंदर खनिज पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, प्रतिशत में बतानी है अपने को। तो आप क्या सोचोगे, 50% है तो वहां पर आप 45% नहीं लिख सकते, क्योंकि उसने पहले यहाँ पर क्या कर दिया, ठोस मृदा ले ली। यहाँ पर अब ठोस मृदा कितनी होगी, 100% होगी, और 100% होगी तो उसका 45 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 90%। मतलब खनिज की मात्रा कितनी होगी, 90% होगी ठोस मृदा के अंदर। और वैसे पूछ ले आपसे कि मृदा के अंदर ठोस यानी मृदा के अंदर खनिज पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, तब आप क्या लिखोगे, 45% लिखोगे। अगर पहले आप मृदा से पहले क्या लगा दे, ठोस वर्ड लगाते, तो उस स्थिति में ठोस मृदा को कितने प्रतिशत मानोगे, 100% मानोगे। उस 100% मानने के बाद में खनिज को कितना मानोगे, आप इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 90% मानोगे, ठीक है। तो ठोस मृदा के अंदर वैसे आए तो 45%, और मृदा में पूछे तो 45% काउंट करना है। ठोस मृदा में पूछे तो 90%, और वैसे मृदा में पूछे तो 45% क्या होता है, खनिज की मात्रा होती है। और 5% में क्या पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ में भी ह्यूमस व सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ह्यूमस और सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ। अब ये ह्यूमस क्या होता है, तो ह्यूमस अपने देखते हैं ना, जैसे पेड़ की पत्तियां हो जाती है, वो टूटने के बाद में जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद में कुछ देखते हैं कि जीव जंतु अपना मल मूत्र क्या कर देते हैं, किसी मिट्टी पे डाल देते हैं। फिर अन्य कोई चीज देखते हैं कि मानव कोई खाने पीने की चीजें वो क्या कर देते हैं, किसी एक स्थान पर इकट्ठा कर देते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, एक टाइप से खाद का निर्माण हो जाता है। मतलब एक टाइप से सड़ी गली सी चीजें बन जाती है उसके अंदर। उसमें क्या होने लग जाता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे उनमें उनका रंग चेंज होता जाता है। जैसे अपने अगर सेब काट के छोड़ देते हैं
तो समय के साथ में क्या होता जाता है, वो काला होता दिखाई देता है। उसी प्रकार से ये जो सड़े गले पेड़ पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां होती है, जो जंतु होते हैं वो मलमूत्र कर देते हैं, वो मृदा में क्या होते जाते हैं, एक टाइप से काले भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी उस मृदा का रंग क्या हो जाता है, काले भूरे रंग का सा हो जाता है। उसे क्या बोल देते हैं, अपने हुमस बोल देते हैं। वायु में प्रेजेंट होते हैं या मृदा के अंदर कुछ जो सूक्ष्म जीव प्रेजेंट होते हैं, वो उनको क्या कर देते हैं, सड़ा देते हैं, गला देते हैं, जिसके कारण एक काले भूरे रंग की क्या दिखाई देने लग जाती है, मृदा दिखाई देने लग जाती है। उसे क्या बोलते हैं, अपने हुमस बोल देते हैं। ठीक है। और जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं मृदा के अंदर दो, यानी कार्बनिक पदार्थ के अंदर कौन कौन से होते हैं, हुमस होते हैं। हुमस का मतलब होता है सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ ही होंगे। पेड़ की जो पत्तियां होगी या जंतुओं के मलमूत्र होगा, उनके लंबे समय तक पड़े रहने से क्या हो जाता है, काले रंग की भूरी सी रेत दिखाई देने लग जाती है। उसे क्या बोलते हैं, हुमस बोलते हैं। उनका विच्छेदन करते कौन है, तो सूक्ष्म जीव करते हैं। तो मृदा में कौन से भी पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। कौन से भाग का होगा, ये कार्बनिक पदार्थ का भाग होगा। और कितने प्रतिशत होगा कार्बनिक पदार्थ में, तो 5% कार्बनिक पदार्थ का हिस्सा होगा किसके अंदर, मृदा के अंदर। अब इसके बाद में खनिज के अंदर भी एक आता है क्रिस्टलोइड्स आता है, एक आता है कोलाइड्स। एक आता है क्रिस्टलोइड्स, दूसरा आता है कोलाइड्स। यानी कोलाइड्स क्या होता है, कोलाइड्स एक यानी एक कण के आकार का साइज बता देता है कि कणों का आकार अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का है, तो उस प्रकार के कण को अपने क्या बोल देते हैं, कोलाइड्स कण बोल देते हैं। अगर 1000 यानी 500 नैनोमीटर से कम वाले कण को किस में काउंट कर लेते हैं, या फिर 1 नैनोमीटर से कम वालों को किस में काउंट कर लेते हैं, क्रिस्टलोइड्स में काउंट कर लेते हैं। एक टाइप से ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई एक झिल्ली ले लेते हैं, उस झिल्ली के अंदर अपने कण को क्या करते हैं, छान के देखते हैं। जो कण क्या हो जाते हैं, छन कर नीचे चले जाते हैं, तो उन्हें क्या बोल देते हैं, क्रिस्टलोइड्स बोल देते हैं। जो कण नहीं छन पाते, उस छलनी के ऊपर ही रह जाते हैं, उन्हें क्या बोल देते हैं, कोलाइड्स बोल देते हैं। कोलाइड्स के कणों का आकार क्या होता है, क्रिस्टलोइड से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है। कोलाइड्स अपने चैप्टर में भी आएगा कि कोलाइड्स में क्या होता है कि जब अपने प्रकाश डालते हैं तो उस प्रकाश के पथ का मार्ग क्या होता है, दिखाई देता है। तो कोलाइड्स के कणों का आकार ध्यान रखना, कोलाइड्स के कणों का आकार का साइज क्या होता है, जो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। ठीक है। और क्रिस्टलोइड्स क्या होता है, इससे कम होता है। बस। तो ये क्या था, मृदा का क्लासिफिकेशन था। डायरेक्ट 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है कि मृदा के वर्गीकरण का चार्ट बनाइए। तो ऐसा कैसा चार्ट बनाना है, 100% मानना है, 50% ठोस, 50% रंध्र अवकाश। 50% रंध्र अवकाश में क्या करना है, 25% गैस और 25% द्रव दिखा देना है। फिर ठोस के अंदर खनिज दिखाना है और कार्बनिक पदार्थ दिखाना है। खनिज के अंदर क्रिस्टलाइड दिखाना है और कोलाइड्स दिखाना है। और कार्बनिक पदार्थ के अंदर क्या दिखाना है, हुमस दिखाना और जीवित सूक्ष्म जीव दिखाने। ये चीज आपको क्या करना है, दिखाना है उनमें। यहाँ तक कंप्लीट होता है। कल अपने चट्टान के बारे में पढ़ेंगे और आपको बोल दिया है कि बुक्स साथ साथ में पढ़ते रहो। थैंक यू।